हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी कलेक्शन नंबर 12 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study another interesting topic which is renewable energy sources. Let's start this topic. You have learned in the previous section that the fossil fuels such as coal, oil and natural gas meet most of the energy needs of the world today. But what will happen when the reserves of these non-renewable sources of energy get completely exhausted? We also need to pay attention to the damaging effects of fossil fuels on the environment. आप लोगों ने इसके पहले वाले सेक्शन में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, जिससे हम लोग की अपने एनर्जी का मोस्ट ऑफ पार्ट हम लोग गेन करते हैं, पूरा होता है हम लोग का। अब आज उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा अगर ये जितने भी रिजर्व से जितने भी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। हम लोग को इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी डैमेजिंग इफेक्ट्स है फॉसिल फ्यूल्स का, उसका जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है उसके ऊपर भी हम लोग को अटेंशन देने की जरूरत है। The solution surely must lie in switching to alternative sources of energy and environment-friendly natural fuels. There are several alternative and renewable sources of energy which are not only environment friendly but can also be available in abundance. Water, wind, sunlight, geothermal, sea waves, hydrogen and biomass are some such possible sources of energy. In addition to the renewability, there are other reasons why we should look to switching over to such sources. तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के अल्टरनेटिव हम लोग को दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी को स्विच ऑन करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और ये नेचुरल फ्यूल्स हो। ये अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और हम लोग के लिए अबंडेंस में अवेलेबल हो, जैसे कि वाटर हो गया, विंड एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, जियोथर्मल, सी वेव्स, हाइड्रोजन और बायोमास। ये कुछ ऐसे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसके एडिशन में जो ये एनर्जी रिन्यूएबल है हम लोग के लिए, इसके बहुत सारे रीजन है कि हम लोग को ये जो एनर्जी है उसे क्यों हम लोग को अल्टरनेटिव में यूज करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स के, such as to reduce pollutants, greenhouse gases and toxins that are byproduct of non-renewable sources of energy. तो हम लोग का जो भी पॉल्यूटेंट्स है या फिर ग्रीन हाउस गैस है या फिर टॉक्सिन्स में जहर, तो ये जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन सभी को हम लोग को रिड्यूस करने के लिए यूज करना चाहिए। द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज कैन हेल्प preserve the delicate ecological balance of the earth and help conserve the non-renewable energy sources like fossil fuels and renewable sources are inexhaustible. तो हम लोग जब अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को यूज करेंगे तो ये हम लोग को क्या हेल्प करेगा, ये हम लोग को जो भी डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारे अर्थ का उसको ये प्रिजर्व करेगा और हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है उसे कंजर्व करेगा और जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज है वो इनएग्जॉस्टिबल है, मीन्स वो कभी खत्म होगा ही नहीं। Fortunately, there are many means of harnessing renewable sources of energy which have less damaging effects on our environment. Here are some possible alternatives in the next subsection. तो किस्मत से हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को बहुत ही कम नुकसान पहुंचाएगा हमारे इन्वायरमेंट पे, और यहाँ पे कुछ पॉसिबल अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सबसेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन हैज बीन प्रोवाइडिंग us heat and light for billions of years, and it is expected that it will continue to do so for billions of years to come. All plants get their energy from the sun, and all animals get their energy mainly from the plants. Therefore, it may be concluded that sun is a source of energy for animals.
Even the energy stored in buttermilk and eggs come from the sun. Why do we say so? The sun, in fact, is the ultimate source of energy for all living beings. Apart from nuclear energy, all other forms of energy result from solar energy. It is said that the fossil fuels, biofuels, and natural gas are in fact bottled solar energy. The wind and rivers, which provide renewable energy, are also the result of solar energy. Can you think now? तो ये जो सन है हम लोग को बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले से हीट और लाइट प्रोवाइड करवा रहे हो और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आगे बिलियंस ऑफ ईयर्स जो आने वाले तब तक ये एनर्जी हम लोग को कंटिन्यू रखेगा प्रोवाइड करवाना। जितने भी प्लांट्स है वो अपना सन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और जितने भी एनिमल्स है वो अपना एनर्जी मेनली प्लांट से गेन करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सन एक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। जो भी एनर्जी बटर मिल्क में स्टोर होता है या फिर एग्स में स्टोर होता है वो सब सूर्य से आता है, सूरज की एनर्जी से। हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो कि सन है एक ऐसा फैक्ट है कि वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे भी लिविंग बींग्स के लिए। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, चाहे वो छोटे से छोटे क्यों ना हो या फिर कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनका जितना भी एनर्जी का सोर्स है वो सब हम लोग सूर्य से ही मिल रहा है हमें। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिसके रिजल्ट में सोलर एनर्जी आता है वो सब हमें सन से ही प्राप्त हो रहा है। ये कहा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स और जो नेचुरल गैस है वो एक इफेक्ट बॉटल्ड सोलर एनर्जी है। विंड और रिवर्स जो है वो भी हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये भी सोलर एनर्जी का ही रिजल्ट है। आप लोग सोचो ऐसा क्यों है कि जो विंड एनर्जी या फिर जो सोलर एनर्जी है वो भी एक प्रोडक्ट है सन एनर्जी का। ऐसा क्यों है, आपको इसके बारे में सोचना है। Sun is one of the most powerful renewable sources of energy for the future. As long as the sun exists, we will continue to get its energy. About 30% of the incoming solar radiation is absorbed by the upper atmospheres. The rest is absorbed by the land, sea and clouds. तो जो sun है वो एक सबसे ज़्यादा पावरफुल रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारे फ्यूचर के लिए। और जैसे कि जो सन है वो कंटिन्यू करने वाला अपना एनर्जी और हम लोग का जो एनर्जी हम लोग जो सोलर एनर्जी गेन कर रहे हैं वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। और जो 30% हमारा जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी की जो हमारे सोलर रेडिएशन है वो हमारे लैंड, सी और क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। Solar energy is used commonly for heating, cooking, production of electricity, and even in the desalination of seawater. With the help of solar cells, solar energy is converted into electricity. One of the most common uses of the sun's energy has been for water heating systems. It is also used to provide power to the vehicles, generate electricity, light streets, cooking, etc. On a small scale, solar energy is being used to heat up water for daily use in our homes and also the swimming pools. On a larger scale, solar energy could be used to run cars, power plants and spaceships, etc. तो जो सोलर एनर्जी है हम लोग कॉमनली उसको किस लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज को हीट करने के लिए, कुक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और इवन सी वाटर जो है उसको डिसैलिनेशन करने के लिए। और सोलर सेल्स के हाथ से हम लोग क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और जो मोस्ट कॉमन यूजेज है सन एनर्जी का वो हमारा वाटर हीटिंग सिस्टम है और इसे हम लोग व्हीकल्स को भी पावर प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी से, स्ट्रीट्स के लाइट को ऑन रखते हैं, हम लोग खाना भी बना सकते हैं सोलर एनर्जी से। स्मॉल स्केल पे जो सोलर एनर्जी है उससे हम लोग डेली यूज के वाटर को गर्म करते हैं या फिर जो भी अपने होम में और स्विमिंग पूल्स के वाटर को भी हम लोग सोलर एनर्जी से हीट करते हैं। और लार्जर स्केल पे हम लोग अगर बोले कि हम लोग सोलर एनर्जी कैसे यूज करते हैं तो जो सोलर एनर्जी से हम लोग अपने कार्स को चला सकते हैं, पावर प्लांट्स चला सकते हैं और स्पेसशिप्स भी चला सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। We have been using the light and heat of the sun rays since ancient times for different purposes. Some of the advantages of using solar energy are, तो हम लोग का जो लाइट या फिर जो हीट है वो हम लोग सन रेज से बहुत ही प्राचीन समय से यूज कर रहे हैं और वो भी अपने अलग अलग पर्पस के लिए। तो कुछ इसके एडवांटेज है जो सोलर एनर्जी को यूज करने से हम लोग को मिलते हैं।
Use of solar energy causes no environmental pollution because no chemical, water or toxic gases gets released while using solar energy. जब हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो इससे भी कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल वेस्ट या फिर टॉक्सिक गैस जो गैस है वो रिलीज होता नहीं जब हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करते हैं. सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर practical purposes such as heating and lighting. सोलर एनर्जी को हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे कि हीटिंग और लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. The sun is an everlasting source of energy which is freely available. तो सन एक ऐसा everlasting source of energy जो कि हम लोग के लिए हमेशा मुफ्त में अवेलेबल है and can be converted into electrical energy and put to many uses. और हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे अदर यूजेस भी ले सकते हैं. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के इतने सारे एडवांटेज होने के बाद भी सोलर एनर्जी के यूजिंग करने जो हम लोग यूज करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. No doubt the sun is the source of all the energies in one way or another, but using the sun as a source of energy also has certain limitations. Firstly, solar power plants cannot produce energy if the sun is not shining. For example, during night time and cloudy days, it is not possible to produce energy from the sun. Secondly, establishment of solar power stations can be very expensive. Thirdly, the solar panels need to be regularly maintained and cleaned to continue generating electricity. तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो सन है वो हमारा जितने भी हम लोग से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन जो हम लोग को सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज करे उसके कुछ लिमिटेशंस भी है. पहला कि जो सोलर पावर प्लांट्स है वो हर समय एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. अगर सन शाइन नहीं करेगा तो फिर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए नाइट टाइम में सन शाइन नहीं करता है तो हम लोग उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. वैसे ही सेम चीज क्लाउडी डे में भी होता है. जब बादल होते हैं आकाश में और जिस दिन सूर्य नहीं दिखाई देता तो उस दिन भी पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए कि उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. सेकेंड है क्या कि जो सोलर पावर स्टेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट वो बहुत ज्यादा महंगा होता है. थर्ड क्या है, जो सोलर पैनल्स है उसका हम लोग को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा और हमेशा उसे क्लीन रखना पड़ेगा जब जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी. Wind power is another alternative energy source that could be used without producing byproducts that are harmful to nature. Like solar power, harnessing the wind is highly dependent on weather and location. However, it is one of the oldest and cleanest forms of energy and the most developed of the renewable energy sources. There is the potential for a large amount of energy to be produced from windmill. तो जो wind power है अदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इससे कोई भी बाय प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं होता है जो कि नेचर को हार्म पहुंचाए. जैसा कि हम लोग सोलर पावर के बारे में जानते हैं वैसे ही सेम चीज विंड पे भी होता है. जब ये भी कैसे डिपेंड करता है तो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो हमारा ये विंड एनर्जी है वो एक ओल्डेस्ट और क्लीनेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है और ये ज़्यादा डेवलप्ड है और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसे रिन्यू किया जा सकता है. और इसकी जो पोटेंशियल है ये क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग विंड मिल से प्रोड्यूस कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन अ फिरकी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ विंड वेव. What happens when you blow air on the blades of firki? It starts rotating. Use firki, you can easily experience that wind provides energy. आप लोगों ने फिरकी जरूर देखा होगा, इसे विंड वेन भी बोला जाता है. क्या होता है जब आप उसके ब्लेड्स पे हवा को फूंकते हो मुंह से तो ये क्या करता है जो फिरकी है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है. तो फिरकी पे आप जब देखते हो कि आपके छोटे से फूकने की वजह से वो जब घूमने लगा तो इसी तरह से जो हमारा विंड मिल है उसी बेसिस पे वर्क करता है. एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. विंड एनर्जी इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिलायबल. तो जो विंड एनर्जी है वो एकदम हम लोगों को उसमें एक भी रुपया देने की जरूरत, वो बिना खर्च के हम लोग उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और ये रिलायबल एनर्जी सोर्स है. विंड पावर इज क्लीन एंड प्रोड्यूसेस नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. जो विंड पावर है वो पूरी तरह से क्लीन है,
उससे कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। इन विंड पावर जनरेशन नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट ओवर एज इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें जो लेफ्ट ओवर्स का जो ऐश बच जाता है तो और या फिर उससे कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो हम लोग जब विंड पावर जनरेट करते हैं तो उससे कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स नहीं बचता है। सिंस विंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वी नेवर रन आउट ऑफ इट। क्योंकि जो हमारा विंड है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। Farming and grazing can still take place on land occupied by wind turbines, which can help in the production of biofuels. When used inland, the land beneath the windmill can still be used for farming purposes. तो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे हम लोगों ने विंड टर्बाइंस को सेटअप किया है, तो वहां पे फार्मिंग भी किया जा सकता है और फिर जो जानवर उस वहां पे जाके ग्रेज भी कर सकते हैं, उस खेत में जाके चल भी सकते हैं चारा अपना। और इसमें जो विंड मिल हम लोगों ने जो सेट किया उसके आसपास फार्मिंग पर्पस से जो भी लोग वर्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विंड फार्म्स कैन बी बिल्ट ऑफ शोर। तो जो विंड फार्म्स है वो हम लोग नदी की समुद्र के किनारे में भी लगा सकते हैं। इन सम केसेस विंड फार्म्स कैन इवन बी टूरिस्ट अट्रैक्शन। और कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो विंड मिल्स है वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस है। लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। Wind power is not available all the time, all the places, and has to be used while being produced as it cannot be stored. तो जो wind power है वो हर समय अवेलेबल नहीं होता और हर समय भी ये अवेलेबल नहीं होता है सभी प्लेस पे, क्योंकि एक बार जब हम लोगों ने विंड पावर को प्रोड्यूस किया तो उसे हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। Persistent wind and consistent wind speeds are needed for continuous power generation. If wind speeds decreases, the turbine lingers and less electricity is generated. तो विंड पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग को परसिस्टेंट विंड और कंसिस्टेंट विंड स्पीड की आवश्यकता होती है। इट मीन्स कि जो विंड का स्पीड होना चाहिए वो कंटिन्यूअस और हाई होना चाहिए। अगर विंड का जो स्पीड है अगर डिक्रीज करेगा तो जो टरबाइन है वो लिंगर्स करने लगेगा, धीरे चलेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो कम होगा। The wind farms, whether onshore or offshore, are unsightly, noisy and generate a lot of opposition. तो जो wind farms है या तो वो समुद्र के किनारे हो या फिर बिना समुद्र के किनारे हो, वो बहुत ज्यादा आवाज करता है और बहुत सारे मीन्स कह सकते हैं कि वो एक तरह से हम लोग का नॉइज पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। लार्ज विंड फार्म्स कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सीनरी। अगर ज्यादा लार्ज विंड फार्म्स हम लोगों ने हेवी सेटअप कर लिया तो उसका क्या होगा कि जो सीनरी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दे आर hazards फॉर वाइल्ड लाइफ स्पेशली बर्ड्स हु कॉमनली फ्लाई इनटू देयर ब्लेड्स। तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा हाजत के रूप में वर्क करता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वाइल्ड लाइफ को, स्पेशली बर्ड्स जो कि उनके ब्लेड्स में फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। Different parts of our country which are windy most of the time have windmills to pump water and generate electricity. These windmills are big wind vanes in which wind energy is used. Let us look into the working of a windmill. तो हमारा जो कंट्री का डिफरेंट पार्ट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा होता है हर टाइम, वहाँ पे विंडमिल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो वाटर को पंप करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये जो विंड मिल्स है उसके पास बड़े बड़े विंड वेन्स होते हैं जो कि एनर्जी को यूज करते हैं। अब हम लोग देखने वाले कि विंड मिल वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ विंड मिल। A windmill is basically a mechanical arrangement to convert wind energy into another form of energy. It has blades. The blades of the windmill rotate in a vertical plane which is kept perpendicular to the wind. As wind flow crosses the blades of the windmill, the blades start rotating. The rotation of blades makes the turbine rotate. The turbine is attached with an electrical generator which converts mechanical energy of the turbine into electrical energy. The blades are angled into the wind so as to rotate in a way which maximizes the generation of electricity. तो विंडमिल बेसिकली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है जो कि कन्वर्ट करता है विंड एनर्जी को फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसके पास ब्लेड्स होता है और जो ब्लेड्स होता है विंडमिल का वो रोटेट करता है वर्टिकल प्लेन पे जो कि परपेंडिकुलर होता है विंड के। जैसे ही हवा
बहता है तो वो ब्लेड से क्रॉस करता है विंड मिल के, तो ब्लेड जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो रोटेशन है ब्लेड का वो टरबाइन को रोटेट करता है, क्योंकि जो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू इससे अटैच होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो ब्लेड है वो इस तरह से एंगल रहते हैं विंड के पास कि ये रोटेट होता रहे, और इससे जो जनरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमेशा मैक्सिमाइज होता रहे। इन older windmills, wind energy was used to run machinery to do physical work like crushing grain or pumping water. Wind towers are usually built together on wind farms. Now electrical currents are harnessed by large-scale wind farms that are used by national electrical grids, as well as small individual turbines used for providing electricity to isolated locations or individual homes. तो पुराने टाइम में क्या होता था, जो विंड मिल्स था और उससे जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता था उससे हम लोग जो लोग थे वो क्या करते थे, मशीनरी को रन करते थे फिजिकल वर्क करने के लिए, जैसे कि ग्रेन को क्रश करना हो या फिर वाटर को पंप करना हो। जो विंड टावर्स था उसे एजुअली बिल्ड किया जाता था विंड फार्म्स में। अब जो इलेक्ट्रिकल करेंट्स को हम लोग हार्नेस करते हैं लार्ज स्केल पे विंड फार्म्स के द्वारा, जो कि अब हमारे नेशनल पावर ग्रिड्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के द्वारा यूज किया जाता है। और ये कुछ लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी टरबाइंस को अपना सेटअप करते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं अपने होम्स के लिए। The wind speed is vital in the production of electricity and the optimal speed is approximately 25 km per hour and this causes the blades to rotate. तो ये जो wind speed है वो एक vital production है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इसका जो optimal speed है approximately 25 km per hour होना चाहिए, इससे जो हमारा blade है wind mill का वो rotate हो सके। Next topic is hydroelectric energy. तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट किया जा रहा है कि हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और इलेक्ट्रिक मीन्स तो जान रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ेंगे जो वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। लाइक विंड एनर्जी, द रेन वाटर एंड वाटर स्टोर्ड इन ह्यूज डैम्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट ओवर डेवलपमेंट एंड अनरेस्ट्रिक्टेड हार्नेसिंग ऑफ वाटर पावर कैन हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड हैबिटेशन एरियाज। तो जैसा कि विंड एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही जो वाटर फ्लो करता है या फिर हम लोग उसने बड़े बड़े डैम में स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण या फिर उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोगों ने कितना उससे जो वाटर पावर का यूज़ करना है, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो वो हमारे लिए एक डेवास्टेटिंग इफेक्ट लेके आया है लोकल एनवायरनमेंट पे और हैबिटेशन एरियाज पे। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल फ्लो और फॉल ऑफ वाटर by channeling water that is flowing downhill. The force of the water can be used to turn turbines and by a generator produce electricity. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो नेचुरल फ्लो के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या फिर जो वाटर फॉल होता है ऊंची हाइट से, और हम लोग क्या करते हैं वाटर को चैनलिंग करते हैं डाउन हिल से जो फ्लो करता है, और जो फोर्स है वाटर का उससे हम लोग टर्बाइंस को टर्न करते हैं एक जनरेटर के थ्रू जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। Hydroelectricity comes from the damming of rivers and utilizing the potential energy stored in water, as shown in figure 12.7. When the water stored behind a dam is released, its potential or kinetic energy is transferred onto turbine blades and used to generate electricity. Though the initial cost of setting up of hydroelectric power system is high, it has relatively low maintenance cost and provides relatively inexpensive power. तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग रिवर्स को जब डैमिंग करते हैं या फिर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे जब हम लोग स्टोर करके रखते हैं वाटर का, उसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि फिगर 12.7 में दिखाया गया, जो वाटर है उसे हम लोगों ने एक डैम में स्टोर किया और उसे फिर हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी से जब हम लोग रिलीज किए तो वो ट्रांसफर होता है टर्बाइन ब्लेड्स पे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसका जो इनिशियल कॉस्ट है सेटअप का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का वो बहुत ही हाई है और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा लो है इससे, जो कि हमें प्रोवाइड करता है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव पावर, मींस ज़्यादा महंगा ये नहीं पड़ता है। एंड दिस इज द फिगर 12.7 which shows generation of hydroelectricity. Please look it carefully because
इट इज सो इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, तो आप इस डायग्राम को केयरफुली वॉच करो एंड try to practice it on your copy. The power output of the hydroelectric source is determined by the difference in height between the source and the outflow. This height difference is known as the head, and the head, the larger the output. For this purpose, very big dams are made on the rivers and other water flows. तो जो पावर आउटपुट होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक सोर्स का, वो डिटरमाइन किस पे होता है? हाइट के ऊपर डिफरेंस, जो उसका सोर्स है उसका जो आउटफ्लो है उसके ऊपर डिफरेंस करता है। ये जो हाइट डिफरेंस रहेगा उससे हेड बोला जाता है, जितना बड़ा हेड रहेगा उतना बड़ा हमारा आउटपुट आएगा। इस पर्पस के लिए हम लोग को बहुत ही बड़ा डैम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग रिवर्स या फिर अदर वाटर फ्लोज पे बनाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, it is a source of renewable energy, so in the form of hydroelectric power. तो जो hydroelectric power है वो कैसा है? एक renewable source of energy है। It is cost effective and is competitively productive against non-renewable sources. तो ये cost effective है और ये productive भी है renewable energy sources के against में। Electricity can be generated constantly because there are no external factors which affect the availability of water. तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो अफेक्ट नहीं करता है वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसेस नो वेस्ट और पॉल्यूशन सिंस नो केमिकल्स आर इन्वॉल्व। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही कोई पॉल्यूशन फैलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वाटर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर कैन बी रीयूज्ड फॉर अदर पर्पसेस लाइक इरिगेशन एक्सेट्रा। तो इसके बाद जो हम लोग वाटर को अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर लेते हैं, तो उसका जो वाटर बच जाता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे रीयूज कर सकते हैं अदर पर्पस के लिए, जैसे कि खेती करने के लिए। लिमिटेशंस इन यूजिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है। दो वाटर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट आल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस। वाटर हमारे लिए एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी है। The hydroelectric power plants cannot be sited at a place of our choice. There must be a strong current or considerable height to make the production worthwhile, as the capital cost of setting up production is relatively quite high. तो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वो हम लोग किसी भी प्लेस पे अपने चॉइस के वहाँ पे हम लोग इससे सेटअप नहीं कर सकते हैं। हम लोग वहीं पे से सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट अवेलेबल हो या फिर कंसिडरेबल हाइट हो, जहाँ पे हम लोग इसे इसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके, और इसका जो कैपिटल कॉस्ट है इसके सेटअप के लिए थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और हम लोग डैम्स बना रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बनाना एक्सपेंसिव होता है। There needs to be a sufficient and continuously strong water current or water head to produce energy. हम लोग जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो उससे हम लोग के लिए सफिशिएंट और कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग वाटर करंट की जरूरत पड़ेगी। द नेक्स्ट वन टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी। Geothermal energy is another alternative source of energy. Geothermal energy is obtained from the internal heat of the earth. In fact, it is one of the oldest types of natural sources of heat. It dates back to Roman times, when the heat from the earth was used instead of fire to heat rooms and or warm water for baths. Presently, it is being used as a source for producing electricity, mainly in regions of tectonic plate movement. तो जियोथर्मल जो एनर्जी है वो एक अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये एक इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ है, ये हमारे अर्थ के इंटरनल में है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट टाइप ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ हीट है। ये रोमन टाइप्स के टाइम से है, जब जो हीट है वो अर्थ में जो प्रेजेंट था उस, तो हम लोग इसे फायर की इसके स्टेट में फायर को यूज़ करते थे लोग अपने रूम को गर्म करने के लिए, फिर अपने वाटर जो उनका जो बाथ टब था उसे वो लोग कैसे यूज करते थे, हीट करते थे। तो जियोथर्मल एनर्जी के जियोथर्मल एनर्जी से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये सोर्स है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो किस रीजन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो ये जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे होते हैं ना, वहीं पे उसी रीजन में मेनली यूज़ किया जाता है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। ये कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता है।
Now the basic question is, how do we get geothermal energy? You must have heard about the volcanoes found around the world. These volcanic features are called geothermal hotspot. Basically, a hotspot is an area of reduced thickness in the mantle which expects excess internal heat from the interior of the earth to the outer crust. These hotspots are well known for their unique effects seen on the Earth's surface, such as the volcanic islands, the mineral deposits, and geysers or hot springs. The heat from this geothermal hotspot is altered in the form of steam, which is used to run a steam turbine that can generate electricity. तो हमारे माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी उससे हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोगों ने वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हमेशा हर जगह मतलब कि कुछ वर्ल्ड के हिस्सों में होता रहता है। ये जो वोल्केनिक फीचर्स है जिसे जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स भी बोला जाता है। और ये जो बेसिकली हॉटस्पॉट है एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो मेंटल होता है ना हमारे अर्थ का अर्थ मेंटल अर्थ क्रस्ट ये सब, तो जो मेंटल होता है ना वहाँ पे वो थिक होता है, जिससे जो इंटरनल हीट है हमारे अर्थ का वो आउटर क्रस्ट तक आ जाते हैं। और ये जो हॉटस्पॉट है वो एक वेल नोन है, जो कि हम लोग आज अर्थ सरफेस पे देखते हैं कि ये एक यूनिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे वोल्केनिक आइलैंड्स। इससे जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स है या फिर गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स है वो सब यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो हीट है ना जियोथर्मल हॉटस्पॉट, ये एक एल्टेड फॉर्म ऑफ स्टीम है जिसे हम लोग यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। Advantages of geothermal energy. Geothermal energy is used for heating homes and for generating electricity without producing any harmful emissions. Some of the advantages of using geothermal energy are, तो जो geothermal energy है उसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? हीट करने के लिए अपने घर को, उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बिना किसी हार्मफुल एमिशन को प्रोड्यूस करने किए हुए। इससे कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यू क्रिएट नहीं होता है। और इसके कुछ एडवांटेज है जियोथर्मल एनर्जी के यूज के। Unlike most power stations, a geothermal power plant does not create any pollution. Harnessed correctly, it leads to no harmful byproducts. तो जैसे कि ज़्यादा जो पावर स्टेशन होता है उसमें जो जियो पावर प्लांट होता है उससे हम लोग कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, और इससे हम लोग अगर करेक्टली हार्नेस करें तो इससे कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं होगा। Geothermal power plants have very low running cost because they require energy to run a water pump which is provided by the power plant itself. Moreover, there are no costs for purchasing, transporting or cleaning up of fuels. तो जो हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट्स है उससे चलाने के लिए बहुत ही कम कॉस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए बस एक हम लोग को एक एनर्जी चाहिए जो कि वाटर पंप को रन कर सके। तो ये जो एनर्जी है वो खुद जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता है कि हम लोग इसमें कुछ खरीदना पड़े, कुछ किसी चीज को परचेस करें या फिर इसका ट्रांसपोर्ट करें कहीं, या फिर इससे किसी भी फ्यूल को हम लोग को क्लीन अप करना हो। Geothermal power plants are an excellent source of clean and inexpensive renewable energy. तो जियो पावर प्लांट हम लोग का जो पावर प्लांट है वो एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है और ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं है। और रिन्यूएबल एनर्जी ये तो पता ही है हम लोग को। Geothermal energy can be used to produce electricity 24 hours a day. तो जियोथर्मल जो एनर्जी है वो उससे हम लोग 24 घंटा एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर जनरली स्मॉल एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द नेचुरल लैंडस्केप और द नियर एनवायरनमेंट। तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स है वो जनरली स्मॉल होता है और उसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है नेचुरल लैंडस्केप पे और हमारे इन्वायरमेंट पे। Limitations of using geothermal energy. Though geothermal energy has several advantages, it has also limitations. तो जियोथर्मल जो एनर्जी है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इफ हार्नेस्ड इनकरेक्टली जियोथर्मल एनर्जी कैन प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स। अगर इसे हम लोग करेक्टली हार्नेस नहीं करेंगे तो जो जियोथर्मल एनर्जी है वो पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इम्प्रॉपर ड्रिलिंग इनटू द अर्थ कैन रिलीज हाजार्डस मिनरल्स एंड गैसेस। अगर हम लोग अर्थ में इम्प्रॉपर ड्रिल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हाजार्डस मिनरल्स और जो गैसेस हमारे अर्थ के इंटीरियर में है वो रिलीज हो जाएंगे। जियोथर्मल पावर प्लांट साइट्स आर प्रोन टू रनिंग आउट ऑफ स्टीम इनटू द लॉन्ग रन। तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट है तो वो कैसा है कि वो क्या करे कि जब हम उसे लंबे टाइम तक रन करते तो उससे जो स्टीम है वो हम उस एरिया को पूरी तरह से प्रोन कर देता है। हियर इज द बॉक्स
Do you know the Earth can be divided into three large sections: the mantle, the inner core, and the outer core. The inner core is at the center of the Earth. The pressure and temperature increases as one moves closer to the center of the Earth. As one moves outwards from the inner core, one encounters the outer core and then mantle, followed by the crust. The mantle is a layer that is below the crust of the Earth. This is said to go down 2,900 kilometers at temperatures about 870 degrees Celsius. The outer core has a very high temperature which ranges from about 4,400 degrees Celsius to about 6,100 degrees Celsius. The outer core begins where the mantle ends and it extends further down to the center 2,250 kilometers. The inner core is about 6,400 kilometers below the Earth's surface. The temperature at the inner core of the Earth is at the high of about 7,000 degrees Celsius. The high temperature of the Earth's core is the basic reason behind geothermal energy. जो हमारा अर्थ है उसे हम लोग थ्री लार्ज सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर हमारे अर्थ के सेंटर में है। इसका जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहता है जैसे कि हम लोग जैसे जैसे अर्थ के सेंटर में मूव करते जाते हैं। एक बार जब हम लोग आउटवर्ड से इनर कोर में मूव करते हैं तो जो आउटर कोर है और वो उसके बाद फॉलो होता है मेंटल से, उसके बाद हमारा आता है क्रस्ट। जो मेंटल लेयर है जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे है और ये कहा जाता है कि ये लेयर कहाँ पे 2,900 किलोमीटर नीचे है। इसका जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो 870 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका आउटर कोर है वहाँ पे उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और इसका जो रेंज है वो कितना है 4,400 डिग्री सेल्सियस टू अबाउट 6,100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जिसका आउटर कोर बिगिन कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, मेंटल जहाँ पे एंड होता है और ये कहाँ से एक्सटेंड होता है 2,250 किलोमीटर सेंटर के डाउन से। जो इसका इनर कोर है वो कितना है 6,400 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस है। उसका जो टेम्परेचर है इनर कोर का वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है अबाउट 7,000 डिग्री सेल्सियस और ये जो हाई टेम्परेचर है अर्थ कोर का वो बेसिक रीजन है हम लोग जियोथर्मल एनर्जी का। हम लोग का जो जियोथर्मल एनर्जी हम लोग वहीं से गेन करते हैं। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।